तो चलिए फ्रेंड, जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से 14 फरवरी को दोस्तों आप सभी का मैथमेटिक्स का एग्जाम है, गणित का एग्जाम है दोस्तों। चाहे पहली पाली में हो या फिर सेकेंड पाली, दोनों छात्रों के लिए दोस्तों ये वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी छात्र बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं 14 फरवरी को गणित का, आप सभी को यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है, टोटल आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे दोस्तों, जिसमें से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 50 का जवाब देना है, चुन चुन के जो भी आपको ईजी लगते हैं। ठीक है, अब 30 प्रश्न आपको लघु उत्तीर्ण रहेंगे, जिसमें से 15 का जवाब देना है। 8 आपको दीर्घ उत्तीर्ण रहेंगे, जिसमें से आपको 4 का जवाब देना है। ठीक है, पूर्णांक रहेंगे दोस्तों। टोटल आप लोगों को 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और समय दिए जाएंगे आप लोग को 3 घंटे 15 मिनट। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, सही सारे छात्र को वीडियोज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से हम लोग नए वीडियो लेकर आऊँगा आंसर की के साथ हर सब्जेक्ट का, तो आपको नोटिफिकेशन जो है मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जाम मिश्रण मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए दोस्तों बिहार बोर्ड से 14 फरवरी को जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं, गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू देखने को मिलेंगे दोस्तों, और काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को लड़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और हाँ, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, या फिर गूगल पे आप लोग जाके सर्च कर सकते हो starkstudy.com। यहाँ से लाखों छात्र दोस्तों पढ़ रहे हैं, आप लोग भी जाके यहाँ पे पढ़ सकते हो। काफ़ी सारे क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल सेट क्वेश्चंस बैंक दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी समय गवाए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक सभी देखना, एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, और मैं आप सभी को यहाँ पे डिटेल्स में बताते चलूँगा। ठीक है, पहला प्रश्न कहा गया कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अगर समान हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सत्य हो जाएगा। तो देखिए, मूल अगर समान है तो मूल समान होने के लिए शर्त हम लोग जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर यहाँ पे 0 होना चाहिए, ये होना चाहिए 0। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, और जो मानक रूप होता है, ये मानक रूप जो होता है, ठीक है, मानक रूप भी होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। समझ आ रहा है? इसी पे हम लोग को क्या करना है, इस पे जो है देखना है कि क्या ए की जगह पे क्या है, बी की जगह पे क्या है, और सी की जगह पे क्या है। तो सेम ही है दोनों, है ना, तो ये सिंपल हो गया आप लोगों के लिए। तो बी स्क्वायर अब माइनस 4ac को इस साइड लेकर जाएंगे तो बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो यही ऑप्शन नंबर आपका जो बी है यही करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर इस पे एक और ऑप्शन अगर बढ़ाया जाता तो बी बराबर कर देता प्लस माइनस रूट अंडर में आपका क्या होता है 4ac। ठीक है, तो ये स्क्वायर यहाँ से हट जाता, तो ये भी ऑप्शंस में अगर देता तो ये भी सही हो जाता। समझ में आ रही ना, ये भी सही हो जाता, लेकिन ऑप्शंस में है नहीं, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे देखो स्क्वायर दे दिया गया, तो इसलिए ये होगा नहीं। बी स्क्वायर बराबर 4c नहीं, यहाँ पे ए हटा दिया, यहाँ पे ए दिया है लेकिन सी नहीं दिया, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो मानक रूप जो व्यापक रूप होता है उस पर आप लोग को इस पर बिठा देना है। ठीक है, सेकेंड नंबर प्रश्न है, कहा गया कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0, तो एक्स का मान निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। इंटीजर होगा, पूर्णांक यहाँ पे है, भिन्न संख्या होगा, अपरिमेय होगा, या फिर वास्तविक नहीं होगा। देख लेते हैं कौन सा संख्या यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12, इसका हम लोग मूल निकाल लेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे मान जो है एक्स का मान अगर निकाल लेंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे पता चल जाएगा क्या संख्या है, पूर्णांक है, प्रमेय है, वास्तविक है, या फिर वास्तविक नहीं है, या फिर भिन्न संख्या। तो चलिए हम लोग जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो 3x को क्या हम 2 टर्म में लिख सकते हैं 12x स्क्वायर के बराबर, तो 4 तिया 12 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, इस पे एक सूत्र होता है, तो यहाँ पे मूल बराबर एक्स का मान निकालना है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर में 4ac बट्टा में 2a। ठीक है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे, माइनस बी तो माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो ये यहाँ पे बी स्क्वायर छूट गया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर छूट गया, तो यहाँ पे 9 माइनस 4 गुने 1, और यहाँ पे 12 बट्टा में 2a, तो 2 गुने ए की जगह पे 1 है। अब देखो दोस्तों, इसको अगर हल करेंगे माइनस 3 प्लस माइनस, अब देखो 9 में से 48 गया, तो यहाँ पे माइनस 39, अब बट्टा में आपको कितना ये हो गया बताओ, 2 हो गया। अब देखो इसका जो रूट में जो है ये, इसका मतलब ये नॉन रियल है। क्या है, नॉन रियल। समझ में आ रही है ना, जब भी रूट में माइनस में आ जाएगा तो इसका मतलब ये अवास्तविक होगा, मतलब वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा, ये वास्तविक नहीं है। ठीक है, वास्तविक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चलना है, 2 का डी।
देखो ये जानबूझ के क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आप लोगों से थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए कि आप कैलकुलेशन करो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे भिन्न संख्या भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था, ठीक है ना, या पूर्णांक इंटीजर संख्या भी आ सकता था, अपरमेय संख्या भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे माइनस में ही आ गया, तो इसलिए वास्तविक नहीं हो, नॉन रियल हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस तरह के प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल अगर बराबर होता है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक वृत्त है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लो कि आपका एक वृत्त है, ठीक है, और इसका एक बोल रहा है कि ये त्रिज्या है। क्या है, ये त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या, ये मान लो तो ओ है ये, और ये ए है आपका, ठीक है। तो यही हमको निकालना है। मान लेते हैं यहाँ पे ये आर है, क्या मान लेते हैं, ये आर है, और इसका परिमाप मतलब परिधि और क्षेत्रफल, देखो परिधि अब बराबर यहाँ पे क्षेत्रफल जो है ये दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं परिधि का मान क्या होता है, 2πr, और ये क्या होता है आपका πr² होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि। तो पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल और परिधि समान है, तो त्रिज्या भी क्या होगा, समान होगा, एक ही वृत्त है। तो यहाँ से क्या करेंगे, आर का मान आप लोग को कितना निकल गया बताओ, 2 निकल गया। क्या निकल गया, 2। इसका मतलब त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 मात्रक। सिंपल था ना प्रश्न, 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। चलिए फोर्थ नंबर देख लेते हैं। कहा गया कि 2, 3, 4, 5, 6 के माध्यिका होंगे। देखिए माध्य, माध्यिका और बहुलक जो आप सभी के एग्जाम्स में 4 से 5 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। देख लो अब माध्यिका कैसे निकाला जाता है। देखो माध्यिका जब भी आप लोग को दिया जाएगा कोई भी सीरीज यहाँ पे कोई भी, ठीक है, इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, अब सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लेना है। मतलब जो सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे और जो बड़ा होगा उसको बाद में लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मतलब ये आपको सीरीज में ही लिखा गया है, मतलब ये आरोही क्रम में ही लिखा गया है। तो इसमें हम लोग को कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। अब हम लोग जानते हैं माध्यिका कैसे निकालता है दोस्तों। देखो हम लोग गिनेंगे इधर से, टोटल अंक कितने हैं, 5 है। टोटल कितने अंक है, 5 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जब जब विषम संख्या हो, जब विषम संख्या हो तो क्या करेंगे पता है, 5 + 1 बटा में यहाँ पे 2 कर देंगे। क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 5 × 1 = 6/2, तो ये 3। तीसरा जो 3 अंक पे होगा ना, तीसरा अंक पे, वही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो तीसरा अंक पे क्या है, 1, 2, 3, तो यहाँ पे 4 है। अब इधर से भी गिनेंगे, देखो 1, 2, 3, ये 3 नंबर पे आ रहा है ना, 3 नंबर पे, तो यही हो गया क्या आपका माध्यिका। क्या हो गया, ये माध्यिका हो गया। तो माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा बताओ, माध्यिका बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। तो यही ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगी। देखो इस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है, जैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे आप सीधे आसानी से बना दोगे, ठीक है, सिंपल प्रश्न था। चलिए अगला देखते हैं। कहा गया कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। देखिए ये मान लो कि वृत्त है, समझ लो इस तरह के प्रश्न को। कई सारे छात्र यहाँ पे जीवा कुछ भी लगा देते हैं, चाप भी लगा सकते हैं, चापकन, व्यास, कुछ भी हो सकता है, समझ लो इसको, ठीक है। मान लो कि ये आपका यहाँ पे त्रिज्या है, ठीक है, क्या है ये, त्रिज्या है ये। तो सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, देखो जीवा हम लोग किसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के जीवा बोलते हैं, ये आपका जीवा हुआ। तो देखो एक वृत्त में कितने जीवा हो सकते हैं बताओ, एक वृत्त में कितने जीवा हो सकते हैं, तो अनगिनत हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं। एक वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं, एक वृत्त में कितने त्रिज्या हो सकते हैं, एक। समझ में आ रही ना। तो देखो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, मान लो तो ये ओ है, केंद्र होता है, तो सबसे बड़ी जीवा, जीवा की जो लंबाई होगी, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है आपका। तो सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जो गुजरी है, केंद्र से होकर गुजरी, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, व्यास बोलते हैं। और व्यास जो होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है, वृत्त की। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 का बी हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था, बस आपको समझना था कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं हम लोग, व्यास बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है, और ये सबसे बड़ा होता है वृत्त में, व्यास, ठीक है, उसका अलग से नामकरण किया गया। एक तो त्रिज्या होता है और त्रिज्या के दोगुना व्यास कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर। कहा गया कि एक्स अक्ष के निर्देशांक जो होते हैं क्या होते हैं।
एक्स अक्ष के निर्देशांक समझ में आ रहे ना, एक्स अक्ष के निर्देशांक जो होंगे वो क्या होगा बताओ। मान लो आपका ये आपका एक्स अक्ष हुआ, ये आपका वाई अक्ष हुआ, ठीक है। अब पूछ दिया गया है कि यहाँ पे एक्स अक्ष के निर्देशांक, मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। और यहाँ पे ये 1 है, 1 2 है, यहाँ पे समझ लो, है ना, बहुत गलती होती है इसमें। अब पूछ लिया जाएगा कि एक्स अक्ष पे जो निर्देशांक होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे एक्स अक्ष के, अब मान लो कि यहाँ पे क्या होगा मान बताओ। यहाँ पे जो 1 है एक्स अक्ष वाला, इसका मान क्या होगा निर्देशांक अगर पूछा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 1,0। क्या होगा 1,0। इसका क्या होगा 2,0। इसका क्या होगा 3,0। जीरो किस लिए, क्योंकि ये वाई अक्ष को निर्देशांक करते हैं दोस्तों निरूपित, तो वाई अक्ष का मान यहाँ पे क्या है 0 है। अब देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0,3, क्योंकि यहाँ पे वाई अक्ष पे एक्स का मान क्या होता है 0 होता है, ठीक है। अब 2 को क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 पर 0,2, ठीक है, और इसको तो 0,1 लिखेंगे। अब पूछ दिया गया है कि एक्स अक्ष के निर्देशांक जो होते हैं वो क्या होते हैं बताओ। अब बता दो क्या होगा। यहाँ पे क्या लिखा है x,0, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x,0, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x,0। तो किस ऑप्शन में है x,0, ऑप्शन नंबर ए में ही है ना। तो 6 का क्या हो जाएगा यहाँ पे ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो एक्स अक्ष के निर्देशांक जब पूछे जाएंगे तो एक्स का मान हम लोग को लिखना है, ठीक है। जब वाई अक्ष के निर्देशांक पूछे जाएंगे तो वाई का मान लिखना है, ये हो जाएगा वाई अक्ष के निर्देशांक, ये क्या हो जाएगा आपका वाई अक्ष के निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 का ए आपका राइट हो जाएगा। 7 नंबर है कि 2 sin 58 डिग्री बटा में cos 32 डिग्री का मान जो होगा वो कितना होगा। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, मैंने आप लोग के कई बार क्वेश्चन बता रखा है दोस्तों, जब भी मैं आप लोग को क्लास 10th की गणित पढ़ाता हूँ। देखो कहा गया है कि 2 sin 58 डिग्री, और ये ट्रिक से मैंने बताया है cos आपको 32 डिग्री, ठीक है। हमको कुछ भी नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है कुछ भी नहीं करना है। देखना है ये दोनों का मान 58 + 32 90 डिग्री अगर हो रही है और साइन कॉस में है या फिर कॉस सेक में है या फिर टेन और कॉट में है, तो इसका वैल्यू कितने के बराबर होता है 1 के बराबर। तो 2 × 1 बराबर कितना 2। जो ऑप्शन हमारा आपका डी में है यही क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा 7 का डी, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसको हल करेंगे ना, देखो अगर हम लोग हल करेंगे तो साइन 90 कितना घटाएंगे तो 58 होगा, कितना घटाएंगे तो 32 घटाएंगे ना, और ये बट्टा में आपको कॉस 32 है ही। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 32, तो कॉस 32 से कॉस 32 गया कितना 1 के बराबर। सिंपल प्रश्न था। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर। किसी घटनाओं की प्रयोक्ताओं का योग कितना होता है। कोई भी घटना हो जाए दोस्तों प्रयोक्ता में, उस सभी प्रयोक्ताओं का योग होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, 1 से कम नहीं होगा, 1 से 0 और 1 से कम हो जाएगा, ठीक है। 1 से कभी भी प्लस नहीं होगी, ठीक है, हमेशा क्या होगा 1 ही होगा। अगला देख लेते हैं। एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है बताओ। ax + b बराबर 0, ठीक है। और द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण का ax² + bx + c बराबर 0। त्रिघात का भी बता ही देता हूँ, क्या होता है ax³ + bx² + cx + d बराबर 0। समझ में आ रहा है ना, ये होता है। ये हो गया एक चर मतलब एक घात, ये हो गया आपका द्विघात, और ये आपका क्या हो गया त्रिघात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ax + b बराबर 0, यही आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगी 9 का ए। अगला है 10 नंबर। कहा गया है कि रूट अंडर में 3 सेक थीटा है, क्या है रूट अंडर में 3 सेक थीटा का मान 2 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा का मान 2/√3, और 2/√3 किसका मान होता है बताओ, ये होता है आपका सेक 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो सेक से सेक गया तो थीटा का मान कितना 30 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था, सिर्फ और सिर्फ आपको मान यहाँ पे याद होना चाहिए। 11 नंबर है कि 0.3 के पावर रेकरिंग, बहुत अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अंत तक सारे देखना वीडियोज को, ठीक है। अब देखो 0.3 के पावर रेकरिंग को परिमेय संख्या को रूप में लघुत्तम रूप लिखना है, सिर्फ और सिर्फ लिख देने से नहीं होगा मान, ठीक है, लघुत्तम रूप भी बताना है इसका।
तो हम लोग जानते हैं अगर हटाते हैं रेकरिंग तो बट्टा में 9 आता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है यही करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल प्रश्न था इसलिए मैंने टाइम नहीं दिया। 12 नंबर है कि 3+2√3 जो है कौन सी संख्या थी? अपरिमेय संख्या है। कोई भी परिमेय में अपरिमेय अगर जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा? ये इरेशनल नंबर ही होगा, अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर है कि बहुपद x² माइनस x², देखो x² प्लस 5x माइनस 6 का घात कितना है? घात जब भी पूछा जाएगा घात तो बताना है महत्तम घात। क्या 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 बताना है? महत्तम घात बराबर 2। ऑप्शन नंबर किसके साथ चल रहा है? डी के साथ चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, महत्तम घात कितना है? यहाँ पे 2 है, ये घात हुआ महत्तम। ठीक है, द्विघात समीकरण का मानक रूप देखो ax² प्लस bx प्लस सी, जल्दी जल्दी में ये लगा देंगे, ये गलत हो जाएगा। ये बहुपद है। क्या है? ये बहुपद, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर किसके साथ चल रहा है? यहाँ पे a का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये सही हो जाएगी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, a नॉट इक्वल टू 0। 15 नंबर है यदि ए पी का nवां पद निकालना है जब पहला पद a है। ठीक है, a बराबर प्रथम पद दिया गया है, सार्वंतर कितना है आपका? डी है। तो हम लोग क्या करेंगे? nवां पद, तो टी एन बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही करेक्ट हो जाएगी। ये फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर आपका ए में ही ये करेक्ट है। सभी वृत्त क्या होते हैं बताओ? सभी वृत्त, ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त है। समझ में आ रही ना? देखो ये चारों वृत्त में आपको क्या नज़र आ रहा है? चारों वृत्त में आपको क्या नज़र आ रहा है? सभी का स्वरूप क्या है बताओ? सभी का स्वरूप क्या है? एक जैसा है, मतलब क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप। सिर्फ और सिर्फ आकार में बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? आकार में बड़ा है, लेकिन देखने से हूबहू आपको क्या लगेगा? वृत्त। ठीक है, तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है ना? तो इस चीज़ को आप लोगों को, सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं। समझ में आ रहा है? सभी आयत समरूप नहीं होते हैं, लेकिन सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। ये सारे चीज़ आप लोग के यहाँ पे समरूप हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को मैंने आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चला है, सिमिलर। अगला है 17 नंबर के बिंदु P -4,5 में भुज है। अब देखो भुज और यहाँ पे कोटि आ गया। मान लो दोस्तों ये आपका x अक्ष है और ये y अक्ष है। इसी को हम लोग बोलते हैं भुज और इसी को बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। तो हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग? पहले भुज, उसके बाद क्या लिखते हैं? कोमा में कोटि। ठीक है, मतलब x, y। ठीक है, 0,0 में 0 ये x अक्ष हुआ, ये 0 y अक्ष हुआ। तो भुज कितना है यहाँ पे? मान लो कोई बिंदु P है, इसका -4,5 है, तो इसका मतलब ये x है और ये y है। ये आपका क्या हो जाएगा? भुज हो जाएगा, और ये आपका क्या है? कोटि है। तो भुज कितना है यहाँ पे? -4। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 17 का। चलिए 18 नंबर देखते हैं। कहा गया कि 1 + tan² a बटा 1 + cot² a। तो सिंपल है, फार्मूला है। देखो हम लोग जानते हैं sec² a माइनस tan² a बराबर 1। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं ना, sec² a बराबर, इस -tan² a को उस साइड लेकर जाएंगे तो 1 + tan² a हो जाएगा। ठीक है, एक और फार्मूला जानते हैं हम लोग, जानते हैं cosec² a माइनस cot² a। ए के जगह पे आप लोग थीटा भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा cosec² a बराबर, इस साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 + cot² a। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 + tan² a को लिख सकते हैं यहाँ पे sec² a। अब बट्टा में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 + cot² a को cosec² a। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों। तो अब हम लोग लिख सकते हैं sec² a को 1 बटा में cos² a, cosec² को 1 बटा में sin² a। तो देखो ये साइन ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा sin² a बटा में आपका cos² a। इसी को लिख सकते हैं हम लोग tan² a। जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है यही करेक्ट हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था, बस आपको थोड़ा सा फार्मूला पता होनी चाहिए। कभी कभी ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है और कभी कभी
एक नंबर वाले में पूछा जाता है। ठीक है, एक नंबर में ही पूछा जाएगा तो आपको इसी तरीके से बनाने हैं, और 2 नंबर में पूछा जाएगा तो इसी तरीके से बनाने हैं। ठीक है, इस दोनों फार्मूला को लिखोगे और इस तरीके से मान पुट करके आप लोगों को बनाना पड़ेगा, 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अगला देख लेते हैं, कहा गया एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये वृत्त है बड़ा वाला। ठीक है, मान लो कि यहाँ से हम लोगों ने एक स्पर्श रेखा खींचा, यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा खींचा। देखो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो इसको देखो किस तरीके से बनाने हैं। मैंने एक बिंदु से खींच दिया था। ठीक है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखो ना, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितने हो सकती है, अनंत हो सकती है। समझ में आ रही है ना, किधर से भी हम खींच सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना। अब इसी में बोल दिया जाए कि एक वृत्त है, ठीक है, और एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो केवल और केवल 2 खींच सकते हैं। कितने, 2 खींच सकते हैं। यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन में एक बिंदु लिख दिया जाएगा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं एक बिंदु से खींच सकते हैं, तो 2। और एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अनंत हो सकती है, इनफाइनिटी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 19 का सी। चलिए 20 नंबर देखते हैं कि वर्ग की भुजा एवं विकर्ण के बीच का अनुपात होता है। देखो वर्ग की जो भुजा होता है ना, वो विकर्ण का कितना अनुपात होता है, बताओ। विकर्ण विकर्ण क्या होता है और भुजा क्या। देखिए फ्रेंड, मान लो कि एक कोई वृत्त है जिसकी भुजा 1 है, ठीक है, और इसका विकर्ण ये है। इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल से ये हो जाएगा √2। तो भुजा कितना था, भुजा और विकर्ण के बीच का अनुपात ना, तो भुजा बट्टा में विकर्ण। तो भुजा कितना है आपका, 1 है। अब विकर्ण कितना है, √2। तो यही हो जाएगा 1 बट्टा में √2, मतलब 1 अनुपात √2। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल प्रश्न था, इसी तरीके से आपको बनाने हैं। याद रखना है कि वर्ग की भुजा एवं विकर्ण के बीच का अनुपात 1/√2 होता है। अगला है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखो 6/15 का दशमलव प्रसार जो होता है, इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। देखो शांत का आप लोग याद रख लोगे ना, तो बाकी सारे बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है, आवृत्ति का कभी कभी पूछा जाता है, तो आवृत्ति का आप लोग ध्यान मत रखना। आवृत्ति में जो रिपीटेड होंगे, ठीक है ना, उसी को हम लोग आवृत्ति दशमलव प्रसार बोलेंगे। शांत में अगर कोई संख्या p/q के रूप में हो और q का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का होता है, तो ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये याद रखना है कि p एवं q में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। क्या है, उभयनिष्ठ नहीं हो। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन नहीं हो। अब देखो यहाँ पे 6/15 है, इसमें कॉमन है क्या, कुछ 3 है, तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, तो ये हो जाएगा 2/5। अब देखो यहाँ पे 5 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 ही आएगा ना। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। या तो 2 आए या तो 5 आए, या फिर दोनों 2 और 5 आए गुणनफल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। सिंपल है दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न जब भी आएंगे ये आपको इसी तरीके से बनाने हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको सबसे पहले हटा देना है। ठीक है, 2 और 5 आया, अब भाग दे के भी देख सकते हो, सिंपल हो जाता है। 5 के 20 तो कट जाएगा, तो शांत हो जाएगी। अब इसी पे आधारित कई सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे आगे। 22 नंबर है कि यदि अल्फा बीटा इस बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ पे देखो स्क्वायर ये पूछा गया है, का मान क्या होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। x² + 7x + 10 है। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, बताओ, -b/a होता, तो -7 हो जाएगा। तो इसकी का स्क्वायर ना पूछा गया है, तो -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 49। क्या हो जाएगा, 49। जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है यही करेक्ट हो जाएगी। सिंपल प्रश्न था। अगला देखते हैं 23 नंबर। इस बहुपद के शून्यक निकालने हैं द्विघात बहुपद के। ठीक है, तो x² + 3x + 2। तो क्या क्या मान रखेंगे दोस्तों कि ये 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि निकाल सकते हैं। तो x² + 2x + x, तो 3x हो जाएगा। आइए 2x² मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 2 + 1 कॉमन लेंगे तो x + 2 बराबर 0। तो x + 1 × में x + 2 आ गया बराबर 0।
इसको क्या करेंगे हम लोग, एक्स का मान -1 और एक्स का मान -2 देख लेते हैं किस ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका ए में है, यही करेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए राइट हो जाएगा। 24 है कि महत्तम समावर्तक ए गुण ए बी को लघुत्तम समावर्तक, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कहा गया है कि HCF गुने LCM, ठीक है, बराबर में पहली संख्या गुने सूत्र है ना ये। तो पहली संख्या को ए माना है और दूसरी संख्या को बी माना है। यहाँ तो ए और बी का HCF और ए और बी का यहाँ पे LCM, दोनों का मल्टीप्लाई दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये सूत्र था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, 24 का डी। 25 देखते हैं, सिंपल प्रश्न है। यदि 3 cot A, देखो यदि 3 cot A का मान 4 है तो cot A का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 4/3। तो ये हो जाएगा आपका कितना बताओ, B/P। तो H का मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, √25 = 5। तो अब साइन A का वैल्यू नहीं निकालोगे, P/H, तो P का मान कितना, 3/5। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस किया है 1 से लेकर 25 तक किए हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैं आप लोग को काफ़ी सारे क्वेश्चंस बताया दोस्तों, जो आप सभी के एग्जाम्स में यहीं से काफ़ी सारे क्वेश्चंस या फिर इस तरीके के इस टाइप के आने वाले हैं। मैं आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देने वाला और साथ में सब्जेक्टिव भी। तो चलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। 14 फरवरी को पहली पाली और दूसरी पाली दोनों छात्रों के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस के मैं यहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, जाके आप लोग अभी से ही प्रैक्टिस सेट कीजिए दोस्तों। बाय बाय सभी को।